गुड आफ्टरनून क्लास। हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, इस क्लास में हम लोग अब थोड़ा आगे चलेंगे। उसमें कल की क्लास में हमने बात करी थी संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान के कितने भाग हैं, कितने थे? 22 ही थे। कितने अनुच्छेद थे, कितने हैं? और कितनी अनुसूचियां थी, कितनी है? 12 हैं। 12 में से हमने कितनी अनुसूचियां पढ़ ली थी? 7 पढ़ ली। पहली अनुसूची में कौन आता है? पहली अनुसूची में वेतन भत्ते नहीं है, संघ और राज्य। मैंने आपको बताया था कि राज्यों और संघ के, राज्यों के जितने भी नाम हैं सबके सब कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची। अनुसूची दूसरी का 2 का संबंध किससे है? वेतन और भत्तों से उसका संबंध। अनुसूची 3 का संबंध शपथ का प्रारूप उसके अंदर। अनुसूची 4 का संबंध, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 5 में एसटी एससी के लिए सीटों का आवंटन है। 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के उपबंध है। 7 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में बताया गया, विषयों का उल्लेख है, जिसमें आपको होमवर्क दिया गया था कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। मिल गए थे वो विषय? वरना मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। और 8वीं सूची, 7वीं सूची में थे। ठीक है, तो हम 3 सूचियों के बारे में बात कर रहे थे। पहली सूची तो हमने बात करी थी केंद्र सूची। पहली सूची हमने बात करी थी केंद्र सूची। केंद्र सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें पूर्व में जो विषय थे, पूर्व में विषयों की संख्या और वर्तमान में विषयों की संख्या, पूर्व में विषयों की संख्या और वर्तमान में विषयों की संख्या। पूर्व में इसमें जो टोटल विषय थे वो कितने थे? संघ सूची में 98 थे। कितने थे? 97 बताते हैं वैसे, 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसी विषय को बोला, इसी सूची को बोला जाता है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसी को बोला जाता है यूनियन लिस्ट। और वर्तमान में जो विषय हैं, वर्तमान में जो इनकी नवीनतम संख्या है वो कितनी है? वो इससे थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, देखिएगा, पूर्व में जो थे पहले 97 थे और अभी वर्तमान में 98 हो चुके हैं। ठीक है, पहले 97 थे लेकिन इसमें 100 बताते हैं हम लोगों को, तो आप 100 लिख सकते हो। ठीक है, हाँ 97 थे। ठीक है, तो बता सकते 98 भी मिलता है। दूसरा आता है जिसका नाम आता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषयों की संख्या आती है वो आती है, पहले थी 66 और अभी है 59। ठीक है, पहले 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 59 है, 59 है। ठीक है, और समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में पूर्व के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें पहले थे 47 और वर्तमान में है 52। मूल रूप से इसके अंदर 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें के विषयों की संख्या कुल कितनी है? 52 है। 52 जो है इनके विषयों की संख्या है। पहले कल की पॉलिटी कहाँ पे सेव रखी थी ना? बावन, ये हो गए हमारे विषयों की संख्या। अब आगे हम क्या बढ़ते हैं, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है प्रस्तावना की। अनुसूचियां भी पूरी कंप्लीट करनी है अभी तो। ठीक है, तो अनुसूची अब कौन सी लेंगे हम लोग? अनुसूची 8 लेंगे। अनुसूची 8, अनुसूची 8, इसका संबंध किससे है? अनुसूची 8। ठीक है,
कल हमने एक भाग पढ़ा था जिसमें हमने राजभाषा के बारे में चर्चा करी थी। कौन से भाग में राजभाषा के बारे में बताया गया है? भाग 17 में या भाग 15 में? भाग 17 में। इसी तरह से भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो सारी की सारी भाषाएं कौन सी अनुसूची में दर्ज हैं? 8वीं अनुसूची में दर्ज है ना। ठीक है, लिखिएगा इसमें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं। संवैधानिक यानी संविधान में जितनी भाषाओं का उल्लेख है, संवैधानिक रूप से हाँ मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हमको देखने को मिलता है? अनुसूची 8 में हमको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, पूर्व में इसमें कितनी भाषाएं थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें भाषाओं की जो दर्ज संख्या है वो कितनी थी? 14। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? इसमें 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, 22 भाषाएं अभी हमारे यहाँ पे दर्ज है। अब आपको इस पहली दूसरी तीसरी तो याद नहीं रखनी है, लेकिन लास्ट की 4 जरूर याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ये थोड़ी याद रखना कि अंतिम भाषा कौन सी है। ठीक है, क्योंकि 4 भाषाओं को वो नंबर के साथ पूछ लेता है। भाई संविधान की इस अनुसूची के संबंध में अगर न्यूएस्ट चीज पूछी जाए तो यही हो सकती है। 18, 19, 20 और 18 सॉरी 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो 18वें नंबर की कौन सी है? 18वीं भाषा, सॉरी 19वीं भाषा, 20वीं भाषा, 21वीं भाषा और 22वीं। ये भाषा कौन कौन सी है? 19 है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, है ना। ये वाली जो भाषा है ये है कौन सी? बोडो। 20वीं है डोगरी, 21वीं है संथाली, संथाली और 22वीं है मैथिली। तो ये 22 भाषाएं हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इनको जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर है? काजल जी हाँ बताओ, हाँ बताओ। में संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 368 में। बस यही पूछा। और भाग पूछ लिया जाए तो कौन से भाग में है? भाग 19? भाग 19 नहीं है, भाग 20 होगा। भाग 20 है, भाग 20 है भाई। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 92वां, 92वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2000, हाँ जो हुआ था आपके 2003 के अंदर हुआ था। संशोधन 2003 के तहत संविधान में जोड़ी गई, भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं हमारे सामने? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। मान्यता प्राप्त भाषाओं में पूर्व में कितनी भाषाएं इस सूची में दर्ज थी? 14, और वर्तमान में कितनी हो गई? 22। इसके बाद आता है हमारे सामने अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 2003 92।
अनुसूची, अनुसूची हमारे सामने अब आ रही है कौन सी? 9। और यहां से हमारे प्रश्न आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जो सबसे पहले अनुसूची जोड़ी गई वो अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची 9 थी। किसी संविधान संशोधन के द्वारा कोई अनुसूची जोड़ी गई है तो वो कौन सी है? अब इस अनुसूची का संबंध है किससे? देखिए, पहले पूरे भारत के अंदर जमींदारों का शासन चलता था। ठीक है, अब भारत सरकार को अगर कोई जमीन जरूरत है, चाहे विकास के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, तो उसके लिए उनको बातचीत किससे करनी पड़ती थी? जमींदारों से, क्योंकि वो जमाबंदियां किनके नाम बोलती थी? जमींदारों के नाम। लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया कि भारतीय सरकार को, यानी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको राज्य में या देश में विकास के नाम पर अगर कुछ भी भूमि की जरूरत पड़ती है तो वो उसको क्या कर सकती है? कैप्चर कर सकती है और उसके एक्वायर कर सकती है और उसके एवज में उनको मुआवजा दे सकती है। जैसे रेल पटरी है, अजमेर से पुष्कर रेलवे लाइन गई है, लेकिन अजमेर से पुष्कर की रेलवे लाइन के अंदर कहीं पे भी रेलवे की जमीन नहीं थी, गुणाबाई वाले हिस्से में कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन रेल की पटरी बिछाई गई। अब वो रेल की पटरी कहीं बिछाई गई तो वो जमीन जो है खेत से ली गई है, किसी ना किसी के खेत के नाम तो होगी, तो उनको क्या दिया गया? मुआवजा दिया गया। मदार का जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भी रेलवे की जमीन नहीं थी, वहां पे भी एग्रीकल्चर लैंड थी, उनको भी बहुत मोटा मुआवजा दिया गया था। तो ये जो अनुसूची है इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। आपको समझ आया इसका उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार, हाँ, भूमि सुधार अधिनियम बोल सकते हो आप इसको, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम है, उससे ये संबंधित है। नवी अनुसूची में होता क्या था? 1973 से पहले, 1973 से पहले इसमें जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी विषय थे, उनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लेकिन 1973 के बाद इसमें एक संशोधन हुआ कि आप भूमि सुधार यानी कि अनुसूची 9 में दर्ज विषयों को भी आप किसमें चुनौती दे सकते हो? कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। ये अपीलीय नहीं था, मतलब ये न्यायिक समीक्षा से ये क्या था? बिल्कुल परे था। हाँ, पहले नहीं था, लेकिन अब है, अब चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हमारे लिए ये ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो आप नोट डाउन करना और फिर अपडेट इंफॉर्मेशन दूंगा। इस अनुसूची में दर्ज विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ये लाइन आपको याद रखनी है। इस अनुसूची में दर्ज विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब ये क्या है? ये जो अनुसूची है न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। एक ऑप्शन बनता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है न्याय समीक्षा से पूर्णतः मुक्त है? अनुसूची 9, अनुसूची 9। और ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से मुक्त अनुसूची, अनुसूची, ये वाला आपको ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा से मुक्त अनुसूची कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट रहेंगी चारों की चारों, इसलिए हमको इस पर थोड़ा बात करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 24 अप्रैल को जब 1973 हुआ, 1973 के बाद, वर्ष 1973 के बाद से इसको चुनौती दी जा सकती है। इसमें अब लिख सकते हो आप, थोड़ा सा एक नोट लगा के लिख सकते हो, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल के बाद यह अधिनियम के बाद, यह अधिनियम बाद
यह अधिनियम न्यायिक समीक्षा के लिए के लिए खुला है। अब इसको कैसे समझना है वो देखिए। 1973 से पहले जितने भी विषय इसमें जुड़े हुए थे उनको आप चुनौती नहीं दे सकते हो, और 1973 के बाद जो सब्जेक्ट इस सूची में जोड़े गए हैं आप उनको क्या दे सकते हो, चुनौती दे सकते हो। हमको उसमें नहीं जाना है। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये है कक्षा 9 की पॉलिटिकल साइंस की लाइन है, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है ये 12th पॉलिटिकल की है, और हमारा एग्जाम कौन से लेवल का है, 10th लेवल का है। तो आपको दोनों को दिमाग में रखना है ये चीज, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट ये वाला है ऊपर वाला कि कौन सी अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगली अनुसूची आती है अनुसूची 10। अच्छा, ये बता दिया मैंने आपको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951, ठीक है ना, हाँ 1951 लिख लेना इसमें। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जोड़ा गया। आज की जो 4 अनुसूचियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूं इस पे, ठीक है ना, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है अनुसूची 10। अनुसूची 10 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध किससे है, दल बदल से। अनुसूची 10, ठीक है। अनुसूची 10 देखो होता क्या था, 1984 में हमारी पहली और अंतिम लगभग अभी तक की जो हमारी प्रधानमंत्री हुई हैं उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, गोली मार दिया गया था उनको, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय बहुत याद आई मुझे जब ये पहलगाम वाला घटना हुआ। अगर वो होती तो कुछ और ही चीज होता, सीन कुछ और होता। कल पीएम मोदी ने 2 घंटे की जो है कैबिनेट की मीटिंग ली है ना, 2 घंटे। और अगर इंदिरा गांधी ने 1965 के मतलब कि 1984 के टाइम पे जब उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो वॉर चल रहा था उसमें केवल 2 मिनट की मीटिंग ली थी, ऑन द स्पॉट डिसीजन। अजीब सी सोचने वाली चीज है। तो उस समय खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा चल रही थी एमएलएस की, है ना। 1985 में फिर सरकार बदली कांग्रेस की, उसकी जगह किसकी आ गई, जन सरकार, हाँ सरकार आ गई, दूसरी चेंज हो गई। और उस सरकार ने एक नियम बनाया कि कोई भी सांसद अपनी मर्जी से अपना दल नहीं बदल सकता। अगर बदलता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। पहले क्या होते थे कि बहुत सारे लोग एक से पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, अभी भी होता है हालांकि, लेकिन अभी किसके साथ होता है, निर्दलीयों के साथ। किसके साथ, निर्दल। अगर कोई निर्दलीय चुनाव जीतता तो उसको हक है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप कांग्रेस से हो और आपने सडनली बीजेपी ज्वाइन करते हो तो आपकी सदस्यता क्या होती है, नहीं, रद्द। सदस्यता रद्द करने का मतलब ये हो गया कि आपको जो उस सदस्यता होने के नाते फायदा मिल रहा था वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये होता है उसका मतलब। लेकिन वो फायदा उनको दूसरी तरफ से मिल जाता है, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया। लिखिएगा 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम का नाम है दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम, ठीक है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो देखिए, 52वें संविधान संशोधन, इसे 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में जोड़ा गया। 1985 में
जोड़ा 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हमारे जो काम तक आएगी वही हम लेंगे। ठीक है, अगली है 11वीं अनुसूची। अनुसूची 11वीं अनुसूची 11, ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज मत बोलो इसको, इसको बोला जाता है ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। हाँ, स्वशासन है ना, इसका नाम याद रखिएगा। इसका संबंध है हाँ ग्रामीण स्वशासन, जिसको आप पंचायती राज के तहत बोल सकते हो। पंचायती राज तो पहले भी हमारे पास था। ठीक है, इसका संबंध है हाँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। आप बोलना चाहें तो इसको आप बोल सकते हो पंचायत राज या पंचायत व्यवस्था। इसमें हुआ क्या था, पहले जब पंचायती राज हमारे यहाँ पे चलता था तो उसके विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो था केंद्र को था। कौन कौन से फंड होंगे, कौन कौन से अधिकार के तहत जो है पंचायती राज काम करेगी। लेकिन इसके बाद ये जो संशोधन हुआ, जिसको हम 73वां संविधान संशोधन 1992 बोलते हैं, जो कि 1993 में लागू हो गया था 24 अप्रैल को। ठीक है, और उसके बाद से कुछ विषय जो है पंचायती राज को अधिकार दे दिया गया कि तुम इसके ऊपर कानून बना सकते हो। और कितने दे दिए गए? 29 विषय दिए गए। ठीक है, लिखना। इसके तहत इसमें पहले अनुसूची कौन सी बता रहे हैं हम आपको? ये 11 बता रहे हैं, अनुसूची 11। ठीक है, अनुसूची 11 ग्रामीण, इसका नाम आ गया। दूसरा कहाँ बैठ गई? ये है 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। हाँ सही है, नहीं बता रहा संविधान संशोधन 92 के तहत जोड़ी गई यह संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। आया समझ में? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1973 में। 73वें संविधान संशोधन का वर्ष कौन सा है? 1992, सॉरी, है ना, 92 है, और 93 में ये लागू हो गया था। ठीक है, इसमें हुआ क्या है? इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। तो बताओ, पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है? 29 विषयों पे। यह ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1992। वर्ष में आपको दिमाग लगाना है कि वो पूछ क्या रहा है। संविधान संशोधन का वर्ष कौन सा है, या 73वां संविधान संशोधन लागू कब हो गया? 1993 में लागू हो गया था। ठीक है, राजस्थान में भी लागू हुआ था। राजस्थान में ये जो था, ये पास हुआ था जो है 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। केंद्र ने लागू कर दिया, और राजस्थान की विधानसभा ने इसको पास किया था 23 अप्रैल 1994 को, एक दिन पहले, क्योंकि एक साल बाद ये क्या हो जाता? लैप्स हो जाता।
1 साल तक ये लोग इस पर केवल विचार विमर्श ही करते रहे राजस्थान सरकार वाले कि इसको हम देश हमारे राज्य में लागू करें या नहीं करें। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसके बाद से ही हमने पंचायती राज दिवस मनाना शुरू कर दिया था 24 अप्रैल को। और अंतिम अनुसूची आती है, वो अनुसूची कौन सी है? हाँ, अनुसूची 12वीं। चलो मैं लिख ही देता हूं, अनुसूची 12। अनुसूची 12। अनुसूची 12 का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय निकाय। वो था ग्रामीण, हाँ ठीक है, स्वशासन स्थानीय स्थानीय शहरी निकाय। शहरी निकाय, स्थानीय स्वशासन, या इसे बोल दिया जाता है स्थानीय शहरी स्वशासन निकाय भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय, इसमें क्या होता है? ये कब ऐड करी गई? 74वें संविधान संशोधन साल बिल्कुल सेम आएगा 1992, और लागू 93। संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ी गई। संविधान में जोड़ी गई, हाँ जी, जिसे 1993 में लागू किया गया। इसे वर्ष 1993 में लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत कितने विषय दे दिए गए थे? 18 विषय, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को कितने दिए गए हैं? 29, ठीक है। हाँ, इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों को, शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषय हस्तांतरित किए गए। हस्तांतरित किए गए, ठीक है भाई। उधर कितने किए गए थे पंचायती राज में? 29, और यहाँ किए गए 18। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चारों अनुसूचियां जो आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के का जो अगला टॉपिक है वो है उसका लक्षण। भारतीय संविधान के लक्षण पे बात करेंगे पहले। हाँ, लक्षण में आपके सामने प्रस्तावना भी आ जाएगी, भाग भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। सिलेबस होना चाहिए। देखो आप लोग सिलेबस नहीं प्रिंट करके लाए हो, मैं सिलेबस प्रिंट करके लाया हूँ। हमें भी दे दो का क्या मतलब है? रामदेव जी का प्रसाद है ये, हमको दे दो है, या भीरू जी का है? अरे बाबा गजब। ठीक है, मैं सर को कह देता हूँ, सर आपको भिजवा देंगे। आप लोग होंगे आपस में, एक दूसरे के पास हो सकती है, बड़े लोग हैं आप सब। चलो ठीक है, हम भेज देंगे, कह देंगे सर। अरे भाई, जिसको आप ये बोल रहे हो वो पूरे ऑफिस का मालिक होता है, उससे ज्यादा ऑफिस के राज किसको पता नहीं होते हैं, ठीक है। और किसी भी कार्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी उसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को बचाता है। अगर एक मिठाई का डब्बा अधिकारी के लिए आएगा तो एक अलग से उसके लिए आएगा, नहीं आएगा तो मांग ले, दे दे ओ भाई, अगली बार नहीं आना है क्या? हाँ ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं संविधान के कुछ लक्षण हैं। देखिए संविधान के जो लक्षण हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं संज्ञानात्मक और एक होता है एकात्मक। ये आपके टॉपिक में है। हाँ देखो, फिर मैं आपको अलग अलग चीज पढ़ाऊंगा। देखिएगा, संविधान के लक्षण, या इसको लिख सकते हैं संविधान के आधारभूत लक्षण।
हमारे टॉपिक में तो वही है संविधान के लक्षण, तो हम वही लेंगे, संविधान के लक्षण। संविधान के कौन कौन से मतलब फीचर्स की बात की जा रही है, इंग्लिश में बोला जाता है, विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। संविधान के लक्षणों को दो तरह से देखा जाता है, एक संघानात्मक और एक एकात्मक। मैं 3-4 लक्षण आपको बताता हूं, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक लक्षण होता है जिसे बोला जाता है संघात्मक, संघात्मक लक्षण, और दूसरा होता है एकात्मक, एकात्मक लक्षण। ये आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं जोड़ा गया था, ये वाला टॉपिक जो अभी समझाया जा रहा है। आएंगी चीजें वही, लेकिन इसमें कुछ डिफाइन करी गई हैं अलग से। देखिए संघानात्मक लक्षण का मतलब क्या हो गया। पहला पॉइंट, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। इसीलिए भारत में संविधान कितना होगा, एक ही होगा, और जब घर में एक होता है तो वो सबसे ऊपर होता है। तो संविधान क्या है, सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। ये सबसे पहला लक्षण है, ठीक है। एक कोई रील थी हैदराबाद की, कोई वीमेंस थी, मुस्लिम कम्युनिटी से थी, वो बोल रही थी हम इस देश के कानून को नहीं मानते हैं। तो उससे दूसरा सवाल था कि आप भारत के संविधान को मानते हो, कहा हम संविधान को मानते हैं। तो जो संविधान है वही तो कानून है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, संघानात्मक, ठीक है, कि संविधान सर्वोपरि है। दूसरा, एक ही संघ है, एक ही संघ है। भारत में कुछ 2-3 भारत नहीं है, केवल एक ही है, भारत का नाम एक ही है, ठीक है। एकात्मक लक्षण में क्या आता है, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ये एकात्मक, एक ही चीज है, ये नागरिकता एक ही है भाई, किसी को 2-2 नागरिकता नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये एकात्मक जो है लक्षण है। और भी इसमें 4-5 लक्षण आ जाते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हमको यहीं से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बस यही है। भारत में कितने संविधान के लक्षण कितने आएंगे आपके सामने, संघानात्मक और एकात्मक आता है। एकात्मक में एकल नागरिकता को सबसे ज्यादा याद रखना है, मेन यही पड़ता है हमारे साथ, ठीक है। अब बात आएगी भारत के संविधान के कुछ और लक्षण, जैसे भारत का जो संविधान है वो कैसा है। हाँ, ये इसमें आ जाता है, ये यहां पर आता है। भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला है। हाँ जी, बिल्कुल आएगा ये। आप भारतीय संविधान को एक बार में एक ही तरफ से देख सकते हो, क्योंकि जो किसी और को इजी लगता है वो किसी और को टफ लग सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत न्याय मिल रहा है तो उसको लगता है कि बड़ी आसानी से मिल गया, और जिसको नहीं मिल रहा हो वो उसको बड़ी कठोरता लगती है इसमें कि भाई इतना टाइम हो गया अभी तक हमको जजमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये चीज है। कुछ और जो इसमें आती है विशेषताएं, वो क्या है, सबसे लंबा या बड़ा, हाँ बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान, ठीक है। दूसरा, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका। हमारे पास जो अपेक्स कोर्ट है वो एक ही है। अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट के अंदर है। तो हाई कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट नहीं बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही अपेक्स कोर्ट बोला जाता है, जो कितनी हमारे सामने एक ही है, एक ही न्यायपालिका है, उसका डिसीजन फाइनल है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। लिखित, लंबा और सबसे बड़ा संविधान, एकल न्यायपालिका, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें जो आती हैं, जैसे कि
आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध, हमारे देश में जो संविधान के अंदर जो इमरजेंसी लगेगी वो संविधान के अंतर्गत ही लगाई जा सकती है। ये संविधान की विशेषता भी है और लक्षण भी, आपात उपबंध भी, ध्यान रखना इस चीज को। ये आप 10th क्लास की जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तब उसमें संविधान की विशेषताएं लिखी हुई, उनमें से कुछ मैंने आपको चुनिंदा लेकर आया हूं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने प्रस्तावना। ये वाला एकात्मक में है और बाकी अलग से हैं, और भी हैं 5-6 लक्षण और आ जाते हैं। हाँ, ये वाला जो ये एकल नागरिकता जो है ना, ये न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, ये जरूर उसके अंदर आ जाती है, एकात्मक में आ जाती है। अमेरिका से दोहरी नागरिकता, अमेरिका से दोहरी नागरिकता तो कैसे ले, राशन कार्ड कितने बनते हैं? आज मैं वहां से ली थी अमेरिका से। चलो अभी तो नहीं है ना, सिंगल ही है। अब बात करेंगे हम लोग प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना है क्या ये बता दीजिए सबसे पहले। प्रस्तावना वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1943 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास करके स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है वो आपको ध्यान रखना है। अब प्रस्तावना में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वही हमको पिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि इसमें केवल 5 क्वेश्चन ही बताए हैं हमको संविधान के विकास और संविधान के परिचय में, है ना, परिचय और लक्षण में, और उसमें से यहाँ से ही टकरा जाते हैं। उसमें कहीं पे भी राष्ट्रपति का वगैरह का उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, लिखिएगा। प्रस्तावना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है ये पता ही है आपको, हम भारत के लोग, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, 26 नवंबर 1949 को, हाँ हाँ, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत के जनता की संप्रभुता पे आधारित पर आधारित, भारत के जनता की, तो भारत के जनता की संप्रभुता पर 26 नवंबर 1949 को भारत के जनता की संप्रभुता पर आधारित संविधान में स्वीकृत की गई, संविधान में स्वीकृत की गई, ठीक है। जबकि इसको लिया कहां से गया है, प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया है हमने, अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है।
से ग्रहण किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, आपको याद रखना है। प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, हालांकि अमेरिका के साथ साथ इसमें आयरलैंड का भी कुछ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रस्तावना की शुरुआत, इसका प्रारंभ किससे होता है? हम भारत के लोग। इसका प्रारंभ, इसमें नेट आ गया क्या? नेट आ गया होता तो इजी हो जाता यार। इसका प्रारंभ हम भारत के लोग, और हम के आगे यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, हम भारत के लोग शब्द से होता है, शब्द से होता, हम भारत के लोग शब्द से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 42वें संविधान संशोधन, और सॉरी ये मत लिखो, रुको रुको, इसमें लिखना। पहले सबसे पहले न्याय की बात करेंगे हम, कितने प्रकार के न्याय है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, प्रमुख शब्दावली और कर्म, वो लिखिएगा, प्रमुख शब्दावली और उनका कर्म, प्रमुख शब्दावली और उनका कर्म। हाँ, प्रमुख शब्दावली और उनका कर्म। कुछ शब्द आपको बताए जा रहे हैं, वो शब्द उनके सीक्वेंस के अनुसार ही रखना है उनको। ठीक है भाई, सबसे पहला लिखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द, उसमें ये तीनों एक साथ चलेंगे, ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, ध्यान रखना भाई। इसके बाद की लाइन में इसके अगले शब्द आएंगे, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और लिखा हुआ है इसमें, और लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, और नहीं लिखा, मतलब यहाँ और नहीं लिखना अपन को, लोक तंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य। ये शब्दावलियां बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिएगा ना, जब आप इसको, अगर आप थोड़ा अच्छा काम कर पाओ तो एक प्रियम्बल आप अपने हाथों से लिख भी सकते हो, चिपका भी सकते हो, वैसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, यहीं पे शब्दावलियों में ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तीसरा लिखना, जो आते तीसरे शब्द है हमारे पास में, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और हाँ राजनीतिक, नीतिक, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीन प्रकार के न्याय हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों की अपेक्षा की गई है? तीन प्रकार के न्याय की। अब कौन सा न्याय इसके अंदर नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और कौन सा न्याय नहीं है इसमें? कोई भौगोलिक न्याय नहीं है हमारे पास, है ना, कोई शैक्षणिक न्याय की बात नहीं करी गई है, तो ये वर्ड यहाँ पे जोड़ देगा वो एग्जामिनर। तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति
विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार आएगा ना, विचार अभिव्यक्ति आएगा, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। जब आप इन सारी लाइनों को एक साथ जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा? प्रस्तावना तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल नए पैटर्न से आपको इस बार मैंने पढ़ाया है। हमेशा क्या होता है, मैं प्रस्तावना को पहले मेमोराइज करवाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमने मेन चीज प्रस्तावना में से निकाल दी। और जब इनको आप सबको एक लाइन में सीक्वेंस में कर दोगे ना, पैराग्राफ बना दोगे, तो आपकी प्रस्तावना बन के आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता नहीं है ना, हिमांशु बोल रहा था पहले ही। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना है। समता का मतलब ये नहीं है कि सबको जो है मौका मिलना चाहिए, इसका मतलब है योग्यता के अनुसार। ठीक है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप अवसर, आपको प्रतिष्ठा बनाने की या जो भी है नौकरी वोकरी के अवसर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और की एकता, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रदीप जी समझ में आ रहे हैं आपको ये शब्द? ये सारे शब्द इसी तरह से हमको मेमोराइज रखना है, रख पा सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से पूछा गया है न्याय के बारे में, ठीक है, समाजवादी बारे में, और लास्ट के 3 शब्द और आने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। ठीक है, एकता आ गया। इसके बाद आता है हमारे सामने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। संविधान को ये वाले 3 शब्द आएंगे आपके सामने, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आत्मार्पित, ठीक है, ये 3 शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे अंत में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो भारत की जनता में। ठीक है, मीन्स ये जो संविधान है, ये प्रस्तावना है, इसको, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया करते हैं ऐसे। तो किसको क्या क्या कर रही है? जनता को। तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट पॉइंट मैं आपको इसमें दे रहा हूं वो क्या है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की संप्रभुता, भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, भारत की जनता में निवास
करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। अब इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत की जनता के द्वारा किया गया है। लेकिन जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संविधान सभा में जो मेंबर थे वो कैसे थे? इन्होंने चुन के भेजे थे उसको। ठीक है, तो उनको चुन के भेजे थे, तो इस तरह से जो है उनकी संविधान सभा का निर्माण। तो यहाँ पे हमारी जो प्रेम्बल है वो लगभग क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद कुछ और लक्षण आते हैं, छोटे छोटे लक्षण आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे हमारे पास। अगर हम कुछ और एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत डीपली चलता है मैं आपके साथ। इसमें आएगा, अब सबसे पहले हम नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा आपके सामने मौलिक अधिकारों पर, फिर मौलिक कर्तव्य पे थोड़ी बहुत बात करके, ऐसे फिर हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी मैं इसको जो टॉपिक है पॉलिटिकल का वो यहीं छोड़ूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का पहला टॉपिक राजस्थान के इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं, उस पर मैं एक पे बात करूंगा। ठीक है भाई, और उसके बाद वापस हम आ जाएंगे किस पे? ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी से वापस आ जाएंगे पॉलिटी पे, पॉलिटी से फिर हिस्ट्री पे। ऐसे एक एक टॉपिक को कवर अप करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे ताकि कुछ भी पेंडिंग ना रहे आपके साथ। ठीक है, ओके। ये